प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन का आज हम लोग ड खंड देखेंगे, शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो शक्ति या कहिए या उसको ऊर्जा, ये क्या है? एक विकास की कुंजी है। आप लोग उठते हैं बैठते हैं किसके कारण? शक्ति के कारण। ठीक है, तो वही चीज है। खाना पकाते किसके कारण? शक्ति के कारण। बिजली से जो पंखा चलता है किसके कारण? शक्ति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है। शक्ति कहिए या ऊर्जा कहिए, ये दोनों विकास की क्या है? कुंजी है। आइए बात करते हैं शक्ति संसाधन के प्रकार के बारे में। ठीक है, संसाधन के प्रकार, तो सबसे पहले बात करते हैं तो उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति के प्रकार। ठीक है, उपयोग के स्तर के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक सतत शक्ति और एक समापनीय शक्ति। ठीक है, एक सतत शक्ति और एक समापनीय शक्ति। पढ़ने से समझ में आ रहा है, सतत यानी लगातार चलेगा और समापनीय यानी खत्म हो जाएगा। तो सतत में आपकी सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा ये आ जाएगा, और समापनीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा बात करें स्रोत के स्थिति के आधार पर। स्रोत के स्थिति के आधार पर इस पे भी दो होते हैं, पहला क्षयशील शक्ति संसाधन और दूसरा अक्षयशील शक्ति संसाधन। क्षयशील मतलब खत्म होने वाला, सीधा बात है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अक्षयशील संसाधन में प्रवाही जल हो गया और आपका सौर शक्ति हो गया, पवन लहरें हो गई, ये सब क्या है? अक्षयशील। खत्म होगी? नहीं होगी, अखत्म ही न होने वाला, मतलब खत्म नहीं होने वाली शक्ति संसाधन। तीसरा आपका संरचनात्मक गुणों के आधार पर शक्ति संसाधन। पहला है जैविक ऊर्जा स्रोत, दूसरा है अजैविक ऊर्जा स्रोत। जैविक में यानी जीव आ जाएंगे, अजैविक में निर्जीव आ जाएंगे। जैविक ऊर्जा में देखिए मानव एवं प्राणी हो जाते हैं शक्ति के रूप में, और जैविक ऊर्जा में जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति आदि। चौथा है आपका समय के आधार पर। समय के आधार पर दो होते हैं, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो पारंपरिक में आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पारंपरिक मतलब सीधा समझिए अभी तो यूज हो रहा है, फिर कुछ दिन के बाद इसका खत्म होने का गुंजाइश है, यानी ये पता है कि हमको आगे दिन आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। और गैर पारंपरिक में जो खत्म नहीं होगा, जैसे में आपका सूर्य हो गया, पवन हो गया, ज्वार हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका कोयला होता है। आपको पता है कोयला जो है, कोयला ऊर्जा एवं शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके भंडार की बात करें तो दो जगह से हमको उपलब्ध होता है। कितने जगह से? दो जगह से, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। ठीक है, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह से। आगे इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोयले का वर्गीकरण, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में रखा गया। सबसे पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। तीनों के चारों के बारे में। एंथ्रासाइट याद रखिएगा, इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। 90% से अधिक मात्रा में कार्बन होता है किसमें? एंथ्रासाइट में। ठीक है, जलने पर यह धुआं नहीं देता है तथा देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं, यानी खाने बनाने में, कुछ पकाने में ही काम देता है, और ये धातु को गलाने में भी काम में आता है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला आपका। ठीक है, दूसरा बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा इसमें भी 70 से 90% होती है। ठीक है, और इसे भी हम लोग कोकिंग कोयला कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है, और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। चौथा हो गया पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है, यानी सबसे बेकार आपका वेस्टेज ये हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर वाला। आगे बात करते हैं गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र, यानी गोंडवाना में समूह में कहां से कोयला आता है? तो आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। टर्सरी की बात करें तो चेरापूंजी, मेघालय में दारगिरी, जम्मू कश्मीर में कालाकोट। चलिए आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार अगर देखा गया है तो 17 अरब टन के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। कब खोदे गए? सबसे पहले 1866 में। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। दूसरा गुजरात क्षेत्र, इसमें खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान आ जाते हैं। तीसरा आपका मुंबई हाट क्षेत्र यानी अरब सागर में। चौथा आपका पूर्वी तट प्रदेश, जिसमें कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिन में आपको मिल जाएगा। पांचवा आपका बाड़मेर बेसिन यानी मंगला तेल क्षेत्र, जहां पे आपको पेट्रोलियम के
मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। प्रथम तेल शोधक कारखाना कब हुआ था? 1901 में। कहा? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? आपके असम में। ठीक है, पेट्रोलियम का सबसे मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो आपके असम में देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। मतलब जल से विद्युत संयंत्र यानी बिजली उत्पादन के लिए सबसे पहला सिस्टम आपका कहाँ लगा था? दार्जिलिंग में। कब? 1897 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं जल विद्युत परियोजना में। तो सबसे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि आपका सतलज नदी पे, याद रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन बनता है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है आपकी भारत की? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि कहां पे है? सतलज नदी पे। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे। तीसरा है कोशी परियोजना, ये आपके उत्तर बिहार में है। तीसरा रिहंद परियोजना, तो ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पांचवा है आपका हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी के ऊपर है। कहां पे? ये उड़ीसा में। छठा आपका चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी पर, जो कि कहां है? आपके राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है आपका तुंगभद्रा परियोजना, ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पे बना है, जो कि कहां पे? आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो जल परियोजना हो गई। उसके बाद बात करते हैं भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना। ठीक है, उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना। ठीक है, 1955 में आणविक रिएक्टर सबसे पहले कहां पे लगाया गया? मुंबई के निकट तारापुर में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में भी। आगे बात करते हैं देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित हुए हैं। देश में, भारत देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र आपके स्थापित हुए हैं। पहला तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह। दूसरा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ग्रह, ये आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह, ये तमिलनाडु में है आपका। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह, उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत भी आई है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश, और तारापुर आपका एशिया का सबसे बड़ा, जो कि कहां पे है? मुंबई के निकट। ठीक है, आगे बात करते हैं काकड़ापाड़ा विद्युत ग्रह, ये आपके गुजरात में है। और उसके बाद केगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केगा आपका कर्नाटक। कौन से केगा? कौन से कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब गैर पारंपरिक ऊर्जा शक्ति के स्रोत में। तो सबसे पहला है सौर शक्ति, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा आपको पता है ये कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक है। अगर सबसे ज्यादा मतलब सोचिए, अगर मतलब बेनिफिशियल हो या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, सबसे ज्यादा फायदा हो, तो सबसे अच्छा अगर ऊर्जा का स्रोत है तो आपका सौर ऊर्जा। आपको पता है लाइट भी चार्ज करते हैं आप लोग इसी से, विद्युत रहे न, पर ठंडी में थोड़ा धोखा मिल जाता है। पूरे गर्मी के लिए तो आपका सौर ऊर्जा सबसे बढ़िया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा पवन ऊर्जा। पवन चक्की पवन की गति से चलती है। पवन चक्की जो चलती है पवन की गति से चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें टरबाइन, वो क्या करती है? टरबाइन को चलाती है। ठीक है, और इससे गतिज ऊर्जा को क्या मिलता है? गति ऊर्जा किसमें परिवर्तन होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है। याद रखिएगा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। आगे इसके वितरण की बात करें, कहां कहां देखने के लिए मिलेगा? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ये समुद्री ज्वार तथा तरंग में जल गतिशील जब रहती है तब जाके ये ऊर्जा आपको देखने के लिए मिलती है। अतः इसमें अपार ऊर्जा रहती है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा खंबात की खाड़ी में। यह सबसे अनुकूल इसे माना गया है, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा को। आगे भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है, यानी जब पृथ्वी उच्च ताप यानी गर्म रहती है ज्यादा। ठीक है, जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है तो अपार ऊर्जा निर्मुक्त करता है, यानी अपार ऊर्जा वो निकालता है। और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। और तथा दूसरे की बात करें तो लद्दाख के दुर्गा घाटी में ये आपके भूतापीय ऊर्जा स्थापित है। पांचवा बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, जिसको आप गोबर गैस प्लांट कहते हैं। वही चीज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वस्तुतः जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पादन होता है। पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाले संयंत्र को भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, वो आपके दिल्ली के ओखला में
शुरुआत हो चुकी है, यानी दिल्ली के ओखला में ये परियोजना शुरू है। आगे बात करते हैं शक्ति संसाधनों का संरक्षण। तो सबसे पहला है ऊर्जा के प्रयोग से मित व्यय इता करना, यानी ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमतः ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बरती जाए, यानी उसका उपयोग कम किया जाए। इसके लिए तकनीक विकास आवश्यक है, यानी भाई नया तकनीक लाया जाए। जैसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो, ऐसे मोटर गाड़ी का जिसमें कम तेल में ज्यादा दूरी तय कर सके। ठीक है। दूसरा, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, यानी नवीन की बात हो रहा है, यानी नए ऊर्जा की खोज की जाए, है ना। तो परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। कौन से ऊर्जा का? परंपरागत ऊर्जा का खोज किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग, यानी विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भुलाकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करें। ठीक है, चलिए ये तो था आपका चैप्टर। अब चलते हैं हम लोग साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न पर। तो ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा, अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? बताइए फटाफट। असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ठीक है, किसमें आपका हो जाएगा? जल्दी बताइए। ठीक है, अगर तेल की बात करें बाबू, तो तेल की बात करेगा तो याद रखिएगा असम हो जाएगा। तेल की बात करेगा तो असम हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? याद रखिएगा, पहला कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर, चारों हैं आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र। पर चारों में पूछा है पहला, तो आपका पहला क्या हो जाएगा? तारापुर, जो कि मुंबई के निकट है। ठीक है, आगे है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। अनवीकरणीय की बात कर रहा है, नवीकरणीय की बात नहीं कर रहे। अनवीकरणीय यानी खत्म हो गया तो दोबारा वो उपलब्ध होने में ज्यादा समय लगेगा। उपलब्ध होगा पर ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें जल हो जाएगा, सौर हो जाएगा, पवन हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला और नवीकरणीय। बाकी तीनों बाबू आपका नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा है पर प्राथमिक नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपके प्राथमिक है। द्वितीयक में अगर बात करें तो आपका विद्युत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत की बात कह रहा है। बताइए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, चारों में से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलिए अगर परंपरागत पूछता तो आपका तो आंसर है कोयला, पेट्रोलियम, दोनों हो जाता है ना। पर यहाँ गैर की बात कर रहा है तो इसमें आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, सौर ऊर्जा। ये आपका गैर परंपरागत स्रोत है। मैंने आपको बोला परंपरागत और गैर परंपरागत, बढ़िया से आप लोग देख लीजिए कि आपको 1 से 2 नंबर ये आसानी से देखे चला जाएगा, बहुत आसानी से। ठीक है, आगे है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? बताइए। गोंडवाना समूह का 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्माण हुआ था बाबू 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले की बात करेगा तो बाबू आंख बंद करके आप लोग का क्या हो? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, चलिए आगे है, सर्वप्रथम सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है? चारों कोयले का प्रकार है। अगर बात करें एंथ्रासाइट, 90% से ज्यादा कोयला इसमें देखने के लिए मिलता है, यानी कोक आपको देखने के लिए मिलता है। सॉरी, 90% से ज्यादा क्या हो जाता है? भूल भी गया मैं, रुकिए। ठीक है, 90% से ज्यादा कार्बन देखने को मिलता है। इसमें 70 से 90, इसमें 30 से 70 और ये 30 से भी कम होता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार आपका एंथ्रासाइट हो गया। आगे है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु। तो ये हो जाएगा आपका आंसर खनिज तेल हेतु। ठीक है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। आ गया, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? प्रथम की बात कर रहा है, फटाफट बताइए। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। पहला तेल शोधक कारखाना आपको याद होगा, कौन सा हो जाएगा इसका? डिगबोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। चलिए आगे, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ठीक है, तो किसके साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस? याद रखिएगा, पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। आगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, झेलम, सतलज की ब्यास। ठीक है, बात करें भाखड़ा नागल परियोजना तो ये आपका सतलज पे है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत की अगर बात करेगा तो याद रखिए तुंगभद्रा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बताइए आप लोग। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो बेगूसराय से होंगे तो जरूर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कटिहार जी नहीं, क्या हो जाएगा? बरौनी। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है भैया? हमारा बरौनी है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा हो जाएगा? जादूगोड़ा हो जाएगा। अगला, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? बताइए फटाफट। एशिया का सबसे बड़ा, अभी जस्ट इस पे आधारित 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, एक और क्वेश्चन था इसी पे आधारित, तो कौन सा हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तारापुर। आगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? बताइए। आसम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मेघालय बारिश से परेशान है, अरुणाचल प्रदेश भाई पर्वत से परेशान है, आसम आपका पानी से परेशान। एक ही बचता है आपका कौन सा? राजस्थान। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? बताना है आपको। मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी में। जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसको, जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसी में है। किसमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है? खंबात की खाड़ी में आपको ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया। आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के 3 उदाहरण लिखे। आइए, पारंपरिक की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक की बात करें पवन, सौर ताप और भूताप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम बताइए। तो दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित करें। तो झरिया, बोकारो, धनबाद आदि। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो गैसोलीन, डीजल, स्नेहक, किरासन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल और आदि। चलिए, सागर सम्राट क्या है? तो मुंबई तट से 176 किलोमीटर पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम किधर जाइएगा तो अरब सागर में स्थित एक प्लेटफॉर्म का नाम है सम्राट सागर, जहां से तेल के कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 7 की 4 तेल शोधक कारखानों के नाम बताइए, स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो डिगबोई आपका असम में है, बरौनी बिहार में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सब आपके तेल शोधक कारखाने। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? तो कारक की बात करें तो भैया सबसे पहले तो पानी चाहिए, वर्षा, यानी वर्ष भर प्रचुर जल की मात्रा नदी में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, उत्पादन तकनीक की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, पर्याप्त पूंजी होना चाहिए। और चौथा, नदी मार्ग में ढाल एवं जल का तीव्र वेग होना चाहिए, क्योंकि जल विद्युत जब भी आप उत्पन्न कीजिएगा तो पानी का वेग ज्यादा होना चाहिए, तभी उससे विद्युत उत्पादन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? सीधा समझिए, नदी घाटी परियोजना पे बहुत सारे साधन सीमित होते हैं, जैसे पुल का निर्माण करना, है ना, सिंचाई का काम करना, बांध बनाना, तो इसके कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आइए, नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर ब्रिज बनाकर बिजली उत्पादन करके बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी कटाव की रोकथाम, मत्स्य पालन, यातायात की सुविधा इत्यादि जैसे कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न 10, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में स्थित है? बताइए। हीराकुंड आपका कहाँ है? उड़ीसा में। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में। रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है? समाप्य यानी समाप्त संसाधन है। ठीक है, सॉरी, समाप्य संसाधन नहीं, समाप्य ही हो जाएगा। ताप शक्ति का उत्पादन देखिए, कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय संसाधनों द्वारा होता है। तो कोयला अनवीकरणीय, तो ताप भी तो अनवीकरणीय हो जाएगा, है ना। इनके भंडार सीमित है तथा भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन पर निर्भर करने वाले ताप शक्ति को भी समाप्य संसाधन माना जाता है। चलिए अगला है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? तो यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। याद रखिएगा, परमाणु शक्ति किन किन से मिलता है? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट। आगे है, मोनाजाइट भारत में कहां कहां उपलब्ध है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में। अगला है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सोलर प्लेट पर लगे फोटो वोल्टेक सेल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यह सेल
सूर्य की किरणों से क्या करती है, ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जिससे सौर ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ठीक है, आराम से देख लीजिए, उतार लीजिए आराम से। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो पहला, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सौधारण स्पष्ट करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गौण ऊर्जा की बात करें तो इसमें आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्रोत की स्थिति के आधार पर। स्रोत की स्थिति के आधार पर क्षयशील संसाधन और क्षयशील संसाधन। क्षयशील में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और क्षयशील में सौर ऊर्जा, पवन और ज्वारीय तरंगे। ठीक है, आगे है तीसरा, संरचनात्मक गुण के आधार पर। संरचनात्मक गुण के आधार पर दो होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में बात करें यानी मानव एवं अन्य पशु जीव जंतु। अजैविक में जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति आदि। अगला है समय के आधार पर दो होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत की बात करें तो पवन, सौर, ज्वार, भूताप, बायोगैस आदि। ठीक है, आगे भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। चलिए बात करते हैं पहला कोयले का। तो कोयला पारंपरिक ऊर्जा साधनों में सबसे पुराना स्रोत है। यहाँ जो हम लोग के भारत में कोयला मिलता है वो गोंडवाना और टर्शरी काली चट्टानों में पाया जाता है। तो ये हो गया एक नंबर आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सबको देख लेते हैं। चलिए अगले बोर्ड पे देखते हैं। दूसरा है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। ठीक है, और देश में पेट्रोलियम के उत्पादन की बात करें तो इयोसीन और मायोसीन कालीन चट्टानों से होता है। तीसरा है हम लोग का जल विद्युत। ठीक है, तीसरा है जल विद्युत। देश में जल विद्युत उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं विकसित है। इसमें आपका भाखड़ा नांगल हो गया, दामोदर घाटी, हीराकुंड, तुंगभद्रा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। अगला है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो भारत में परमाणु अथवा या आप कहिए रेडियो सक्रिय खनिजों की प्रचुरता के कारण परमाणु बिजली उत्पादन की अच्छी संभावना है। परमाणु से बिजली उत्पादन की अच्छी संभावना है। परिणाम स्वरूप देश में परमाणु विद्युत गृह क्रमशः आपके तारापुर में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला भी आपका तारापुर ही है। कोटा, कलपक्कम, नरोरा, ककरापार, केगा आदि हो जाता है। और पांचवा आपका है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस से भी विद्युत या ऊर्जा का काम देश में लिया जा रहा है। ठीक है, इससे भी विद्युत या ऊर्जा का काम देश में लिया जा रहा है, इसका भी उपयोग होते जा रहा है। ठीक है, आगे है प्रश्न 3, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। चलिए प्रकाश डालते हैं। तो गोंडवाना कोयला के भंडारों में एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना की तरफ अगर हम लोग कोयला देखेंगे तो वहां पे दो किस्म का कोयला हमको मिलते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, वितरण की बात करते हैं, झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बात करें, बोकारो, झरिया, रामगढ़, कर्णपुरा आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ का कोयला चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलीमिली, सोनाहट एवं कोरबा देश का 16% कोयला उत्पादित करता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देश का 3% कोयला है, जहाँ चांदवरदा, कापटी एवं बंदेर से देश का 9% कोयला उत्पादित होता है। अगला है मध्य प्रदेश। यहाँ 7% कोयले का भंडार है। यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में सिंगरैली, उमरिया, पंच, मोहपानी आदि है। अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ रानीगंज देश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, रानीगंज। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है 4, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपका एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है और जलने पर धुआं नहीं देता तथा देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है तथा धातु को गलाने में भी इसका काम आता है। पूछ देगा क्वेश्चन, धातु को गलाने में किस किस्म का कोयला उपयोगी होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट। अगला है बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। अगला आपका लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और चौथा है आपका पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। चलिए भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें तो भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक हैं। सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, जहां में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि वहां के प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दूसरा गुजरात क्षेत्र, जिसमें खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में हो जाता है। और मुंबई हाई क्षेत्र जो कि अरब सागर से संबंधित है। पूर्वी तट प्रदेश कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिन में है। बाड़मेर बेसिन जो मंगला तेल क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे है, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना करें। जल विद्युत के लिए आपको पता है सबसे मेन होता है जल का पर्याप्त मात्रा, ज्यादा बड़े संयंत्र में जल होना चाहिए, है ना। उसके बाद बांध होना चाहिए और उसका जल में वेग होना चाहिए, तीव्र वेग होना चाहिए, तभी जल विद्युत शक्ति बनेगा। और साथ ही साथ टरबाइन का उपयोग होता है। ये देखिए, जल विद्युत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। यह ऐसा अक्षयशील संसाधन है जो अनवीकरणीय है तथा विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। नदी या किसी अन्य रूप से तीव्र वेग से प्रवाही जल से उत्पन्न की जाने वाली शक्ति को जल विद्युत शक्ति कहा जाता है। मैंने बताया था आपको, है ना। बहते हुए जल को तीव्र गति से गिराया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, तब इस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है। जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों में मुख्य नदी में वर्ष भर पर्याप्त जल की मात्रा रहना चाहिए, जल का तीव्र वेग होना चाहिए, जल एकत्र करने के लिए विशाल क्षेत्रफल होना चाहिए, पूंजी का होना चाहिए और लास्ट है आपका परिवहन के साधन का विकसित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भौगोलिक कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखे। सबके बारे में आपको खुला खुला लिखना है भैया। सबसे पहला भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पे है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी ऊंचाई बात करें 225 मीटर है। 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करती है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को इस नदी के बाढ़ से बचाने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न के लिए इस परियोजना का विकास किया गया है। यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में जो दामोदर नदी है, अति भयंकर विनाशकारी बाढ़ आती रहती थी, तो इसीलिए इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। साथ ही साथ इससे बिजली उत्पन्न का भी सिस्टम तैयार किया गया। अगला है कोसी परियोजना। उत्तर बिहार की अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर जो कि नेपाल में बांध बनाकर इससे 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जो कि आपके आधा नेपाल और आधा बिहार इसका उपयोग करता है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना, यह महानदी पे निर्मित तथा 2.7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, महानदी पे निर्मित है। ये भी बहुत बड़ा मतलब सोच लीजिए परियोजना है। आगे है रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध लगाकर कृत्रिम झील जो है वहां पे गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण कर इससे 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। आगे आपका तुंगभद्रा परियोजना, तो आंध्र प्रदेश स्थित दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी परियोजना है जो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर निर्मित है। इससे विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 1 लाख किलोवाट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख करें तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। चलिए सबसे पहला है तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत शक्ति उत्पादन गृह है जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। इस केंद्र में आपको यूरेनियम के स्थान पर थोरियम को इनरिच करके प्लेटिनियम बनाकर इससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। आगे है राणा प्रताप सागर परमाणु संयंत्र। राजस्थान के कोटा शहर में यह विद्युत उत्पादन केंद्र चंबल नदी के किनारे स्थापित है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कलपक्कम परमाणु संयंत्र। तो तमिलनाडु के कलपक्कम स्थान पर विकसित यह परमाणु बिजली घर पूर्णतः स्वदेशी प्रयास से बना है। अगला है चौथा नंबर नरोरा परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास नरोरा में स्थित परमाणु बिजली उत्पादन गृह का निर्माण मांग आधारित है। ठीक है, आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। तो शक्ति यानी ऊर्जा के संरक्षण हेतु कौन कौन कदम उठाए जा सकते हैं और उसमें कैसे मदद पहुंच सकता है, संरक्षण के बारे में बताना है। आपको पता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या संसाधन सभी क्षयशील या समाप्त होने वाले संसाधन है ना। परंतु ऊर्जा या शक्ति के बिना औद्योगिक विकास अथवा आर्थिक विकास संभव नहीं है। अतः इसके समाधान के लिए अथवा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार है। चलिए सुझाव देख लेते हैं इसके बाद, जिसमें पहला हो जाता है आपका ऊर्जा के प्रयोग से मितव्ययिता। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमता ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बढ़ती जाए, इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज्यादा चले। दूसरा है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज की जाए, परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। ठीक है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव भुलाकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करें। और चौथा है जागरूकता फैलाना जरूरी। ऊर्जा संसाधन के मितव्ययिता एवं संरक्षण हेतु लोगों के बीच, विशेषकर बच्चों के बीच जागरूक फैलाना चाहिए।
चलिए, तो ये आपका खनिज संसाधन खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।